अपने इंतजार को खत्म करते हुए अयांश अपने डैड के साथ आरजू के घर आ पहुंचा। अयांश को सुबह सुबह फिर से अपने सामने देखकर अविनाश जी की गुस्से से भौहें तन गईं। अयांश ने आगे बढ़कर उनके पांव छूने चाहे तो अविनाश जी ने हाथ दिखाते हुए उसे वहीं रोक दिया। उसके साथ विराज जी को आया देखकर उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल करते हुए कहा, जी कहिए कैसे आना हुआ। विराज जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम बैठकर इत्मीनान से बात कर सकते हैं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अविनाश जी, आइए बैठिए, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। अविनाश जी ने विराज जी को बैठाते हुए कहा। अयांश की नजरें आरजू की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। वो उसको एक नजर देख लेने का सुकून तलाश रहा था, पर उसे निराशा ही मिली। विराज जी, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। अविनाश जी, आप शायद जानते नहीं हैं कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता कब का तय कर दिया है और बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली है। विराज जी, मैं सब जानता हूँ। अविनाश जी, इतने नासमझ तो नहीं लगते आप, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। विराज जी, देखिए, दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक साथ जीना चाहते हैं। अगर हम पेरेंट्स ही उनकी खुशियों को नहीं समझेंगे तो बच्चे किसी और से क्या उम्मीद रखेंगे। अविनाश जी, आपको नहीं लगता कि आपको मुझे समझाने की बजाय अपने बेटे को समझाना चाहिए। मैं अपनी बेटी का रिश्ता तय कर चुका हूँ और हमारे यहाँ अपनी जुबान से पलट जाना उसूलों के खिलाफ होता है। विराज जी, भले ही वो उसूल हमारे बच्चों की सारी खुशियां उनसे छीन लें, भले ही उन उसूलों से उनकी जिंदगी एक समझौता बनकर रह जाए। क्यों अविनाश जी, क्यों? क्यों आप अपनी बेटी की खुशियों को नजरअंदाज कर रहे हैं? अविनाश जी, मैं क्या कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पर आप मेरा और अपना दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये कहकर वो वहां से उठकर जाने लगे तो अयांश, जो अब तक खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था, वो अविनाश जी से इल्तिजा करते हुए बोला, अंकल प्लीज ऐसे मत जाइए। ये मेरी और आरजू की पूरी जिंदगी का सवाल है। अंकल, आई प्रॉमिस, मैं उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज अंकल, एक बार हमारे नजरिए से समझने की कोशिश तो कीजिए। अंकल, हमने कुछ गलत नहीं किया है। प्यार करना क्या इतना बड़ा गुनाह है? बस इन सब में गलत ये हुआ कि उसने अपना रिश्ता सार्थक से खामोशी से एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि शायद अपने दिल की बात आपको साफ साफ बता दे, इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। पर अंकल, आप तो उसके पापा हो, उसकी बातों को बिना कहे समझ सकते हो। प्लीज हमें प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। इससे तीन तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। हम दोनों के साथ साथ सार्थक भी इस रिश्ते से कभी खुश नहीं रह पाएगा। आरजू कभी भी उसे दिल से नहीं अपना पाएगी। अंकल, एक बार, बस एक बार आरजू के मन को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और फिर कोई फैसला कीजिएगा। अयांश का एक एक लफ्ज उसके दिल से निकल रहा था, पर अविनाश जी ने उसे इग्नोर करते हुए ऐसे आगे बढ़ गए जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। उनको जाता देख अयांश की आंखों से आंसू छलककर उसके चेहरे पर आ गिरे। अपने सामने राधा जी को देख अयांश ने उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आंटी प्लीज मुझे आरजू से मिलने दीजिए। उसे इस वक्त मेरी बहुत ज़रूरत है। प्लीज आंटी, एक बार। राधा जी, नहीं अयांश, ये गलत है। इसमें मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकती। अयांश इमोशनल होते हुए, क्या आरजू की शादी उससे करवा देना जिसे वो चाहती तो क्या ठीक से जानती भी नहीं है, ये गलत नहीं है? आपको लगता है सार्थक से शादी करके वो खुश रह पाएगी? अयास ने आगे बढ़कर उनके हाथों को थामते हुए कहा, आंटी मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, पर सुना जरूर है कि माँ तक अपने बच्चों की आवाज़ सबसे पहले पहुँचती है। तो आप अपनी बेटी के दिल की आवाज़ को अनसुना क्यों कर रही हैं? प्लीज आंटी, कम से कम आप तो आरजू की तकलीफ को समझिए। उसकी बातें सुनकर राधा जी की आंखें नम हो गईं, पर वो अयांश को क्या बताती कि वो खुद कितना बेबस महसूस कर रही थी। आरजू के आंसू उन्हें कितना तड़पा रहे थे, ये उनका दिल ही जानता था। पर आगे बढ़कर अयांश आरजू के रिश्ते को अपना ले, इतनी हिम्मत नहीं थी उनमें। आज तक कभी अविनाश जी की बातों के खिलाफ जाने का उनके जहन में ख्याल आया ही नहीं था। यहाँ किसी के कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। लगता है यहाँ उस मासूम बच्ची को कोई समझना ही नहीं चाहता। सबके दिल पत्थर हो चुके हैं।
राधा जी को खामोश देखकर विराट जी ने अयास का हाथ पकड़ते हुए बाहर की तरफ ले जाते हुए कहा। पर अयास ने आस भरी नजरें तब तक राधा जी पर टिकाए रखी जब तक विराट जी उसे लेकर घर से बाहर नहीं निकल आए। कार्तिक हॉस्पिटल से अपने इतने सालों की यादों को अपने सामान के साथ समेटते हुए पैकिंग कर रहा था। ड्रॉर से सामान निकालते हुए उसे अपनी और क्यारा की तस्वीर दिखी, जिसे देखते ही कार्तिक की आंख भर आई। क्यू के साथ बिताया हर एक लम्हा उसके जहन में फिर से जिंदा हो गया। उसकी आंखों से आंसू टपक कर उसकी तस्वीर पर जा गिरे। फिर उसने अपने हाथों से तस्वीर को पोंछते हुए कहा, तुम्हारा कार्तिक अपनी क्यू के बगैर अधूरा है और अधूरा ही रहेगा। मेरी लाइफ में मेरी क्यू की जगह कोई नहीं ले सकता। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया तो कार्तिक ने खुद के इमोशनल को कंट्रोल करते हुए अपने आंसू पोंछकर कहा, कम इन। कार्तिक नजरें झुकाए खड़ा था। जैसे उसने नजरें उठाकर देखा तो उसे ऐसे लगा जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो गई हो। उसने प्यार भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, क्यों तुम यहाँ? क्या रहा? क्यों नहीं आ सकती? कार्तिक ने नॉर्मल होते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे तुम्हें आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? क्या रहा? इतने बुरे तो नहीं हो तुम कि तुम्हें याद ही ना किया जा सके, पर इतना अच्छा भी तो नहीं हूँ जो किसी के दिल में रह सकूं। ये कहते हुए कार्तिक की आंखों में फिर से नमी तैर गई। क्यारा, नाराज हो मुझसे? कार्तिक, नहीं तुमसे नहीं, खुद से नाराज हूँ। अच्छा हुआ क्यारा तुम आ गई, नहीं तो मुझे अपने दिल की बात तुम्हें कहने का मौका शायद दोबारा नहीं मिल पाता। आई एम सॉरी क्यारा, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ देने का वादा किया था, पर तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रह सकता। मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दिया। सॉरी, कार्तिक ने इमोशनली होकर ये लफ्ज बड़ी मुश्किल से कहे। ये कहते हुए कार्तिक के आंसू बह उठे। क्यारा की आंखें भी ये सब सुनकर भर आईं। उसने कार्तिक के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें इतना गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो शायद मैं भी ऐसे रिएक्ट करती। फिर क्यारा ने जल्दी से अपने आप को संभालते हुए कहा, अच्छा छोड़ो इन बीती बातों को। एक बात कहूँ, तुम्हारा यह नया लुक, ये बड़ी हुई दाढ़ी, ये तुम पर सूट नहीं कर रहा है। कार्तिक उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। क्यारा सीरियस होते हुए पूछती है, क्यों जा रहे हो कार्तिक? उसकी बात सुनकर एक बार फिर दर्द की लकीरें उसके चेहरे पर उभर आती हैं। बस यूं ही, ऑफर अच्छा था तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर जल्दी से बात बदलते हुए बोला, आंटी कैसी हैं? क्यारा, अच्छी हैं, बस अपने बेटे को मिस करती हैं। यह सुनकर कार्तिक का मन भर आया। क्यारा कुछ पल की खामोशी के बाद, जरूरी है कार्तिक जाना? कार्तिक, रुकने की कोई वजह भी नहीं है। क्यारा, कार्तिक जानती हूँ हमारा रिश्ता मैंने खुद ही खत्म कर दिया था, फिर भी तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? कार्तिक, ना कार्तिक बदला है ना कार्तिक का प्यार बदला है। तुम मांग कर तो देखो, तुम्हारे लिए कार्तिक की जान भी हाजिर है। उसका हर एक लफ्ज आज भी मोहब्बत से सराबोर था। क्यारा ने उसके नजदीक आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं कहूँ कि मत जाओ, मेरे लिए रुक जाओ। अगर मैं कहूँ मुझे अपना कार्तिक वापस चाहिए, मुझे अपने कार्तिक का प्यार, उसका साथ वापस चाहिए। क्या मुझे अपने ही लिए हुए फैसले को बदलने का एक मौका दोगे? क्या एक बार फिर से मेरा हाथ थामकर अपना साथ जिंदगी भर के लिए मेरे नाम कर पाओगे? क्यारा ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए प्यार से कहा। उसकी बात सुनकर कार्तिक की आंखों से आंसू छलक गए। उसने क्यारा का बढ़ाया हाथ थामकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसे कसकर गले से लगा लिया। क्यारा भी उसके प्यार भरे आगोश में समा गई। सारे गिले शिकवे उन दोनों की बाहों के दरमियान पिघल गए और रह गई सिर्फ मोहब्बत। कार्तिक की खुशी देखकर हर्ष जी की आंखें स्नेह से भर आईं और उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा, बस अब जल्दी से मेरी बहू को घर ले आओ, जिसकी वजह से मेरे बेटे के चेहरे की हंसी फिर से लौट आई है। कार्तिक सीरियस होते हुए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि क्यारा इस घर में आए। मम को यह बात अच्छी नहीं लगेगी। मैं नहीं चाहता कि वो सब फिर से दोहराया जाए। हर्ष जी, गलत सोच रहे हो बेटा। निशा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। वो तुम्हें दुखी करके पल पल तड़प रही है बेटा। वो क्यारा से भी अपने किए की माफी मांग चुकी है। कार्तिक उनकी बात सुनकर हैरान रह गया तो हर्ष जी ने बताया। फ्लैशबैक। कार्तिक के घर छोड़ने की बात को सुनकर निशा जी अंदर से तड़प उठी और कुछ सोचते हुए क्यारा के घर आ पहुंची। उर्मी जी ने उन्हें वहां देखकर पूछा, आप यहाँ? निशा जी, मैं क्यारा से मिलना चाहती हूँ। उर्मी जी,
माफ कीजिएगा, आपकी वजह से मेरी क्यारा की जिंदगी में पहले ही कई तूफान आ चुके हैं और अब कुछ सहने की उसमें हिम्मत नहीं है। मैं आपको क्यारा से नहीं मिलवा सकती। मैं नहीं चाहती कि आप फिर से मेरी बेटी के दिल को जख्म पहुंचाएं। मैं मिलूंगी इनसे मॉम। मैं जानना चाहती हूँ कि अब भी इनके दिल में क्या बाकी रह गया है। क्यारा ने पीछे से आते हुए कहा। क्यारा, कहिए, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो क्यारा। मैं जानती हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो माफी के काबिल नहीं है। फिर भी कहना चाहूंगी कि मैं अपने किए पर दिल से शर्मिंदा हूँ। शायद इतना कुछ होने के बाद तुम मेरी बातों पर यकीन ना कर पाओ, पर यही सच है। आई एम रियली रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। ये कहते कहते निशा जी के आंसू बह उठे। उनकी बातों में सच्चाई साफ झलक रही थी, जिसे क्यारा और उर्मी जी साफ महसूस कर पा रहे थे। क्यारा ने बड़ी मुश्किल से अपने इमोशन पर कंट्रोल करते हुए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है आंटी जी। निशा जी, क्या तुम फिर से मेरे घर की बहू बनोगी? क्यारा, सॉरी आंटी जी, पर अब ये करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। निशा जी, इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया। मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे अपने किए की माफी मांगती हूँ। ऐसा करते हुए निशा जी ने उसके आगे हाथ जोड़े तो क्यारा ने झट से उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, आंटी जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। निशा जी, क्यारा प्लीज, मेरे बेटे की खुशियां सिर्फ तुमसे जुड़ी हैं। तुम्हारे बिना जिंदगी जीना भूल गया है वो। प्लीज अपने कार्तिक के लिए मेरी बात मान लो। आई प्रॉमिस, मेरी तरफ से तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। प्लीज क्यारा प्लीज। पीछे से दो आवाजें और उभरी, जो कि हर्ष जी और कीर्ति की थी, जिन्हें देखकर क्यारा अपने आंसू नहीं रोक पाई। हर्ष जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी बेटा, तुम्हें बेटी माना और तुम्हारा साथ भी नहीं दे पाया। प्लीज हमारी गलती को माफ करके हमें फिर से अपना लो। कीर्ति, सॉरी भाभी, मैंने भी आपको बहुत हर्ट किया। उन सब की बातें सुनकर क्यारा का मन भर आया। सब इतने प्यार से उसे मना रहे थे कि मना कर पाना नामुमकिन था। आप मेरी भाभी बनोगे ना? कीर्ति ने बहुत ही प्यार से क्यारा से इल्तिजा करते हुए कहा। तो क्यारा मना नहीं कर पाई और उसने हाँ में सिर हिला दिया, जिसे देखकर सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई और सबने खुशी से क्यारा को गले लगा लिया। हर्ष जी, बताओ बेटा, क्या अब भी तुम अपनी माँ से नाराज रहोगे? जाओ उससे बात कर लो, वो अपने बेटे के लिए तड़प रही है। उनकी बात सुनकर कार्तिक बिना वक्त गवाए निशा जी के पास पहुंचा और बोला, मॉम, इतने दिनों बाद अपने बेटे के मुंह से मॉम सुनकर उनका कलेजा भर आया और उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, अपनी मॉम को माफ कर दो बेटा। बचपन में तुम्हारी कितनी गलतियों को मैंने नजरअंदाज किया है। तुम एक बार अपनी मॉम को माफ नहीं कर सकते? ये सुनते ही कार्तिक खुद को रोक नहीं पाया और भागकर उनके गले लग गया। आरजू की हालत देखकर साहिल बेचैन हो उठा था। उसके दिल की आवाज उसे कह रही थी कि कैसा भाई है तू, अपनी बहन की एक छोटी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता। साहिल खुद को ही जवाब देते हुए, नहीं, मैं ऐसे चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए मुझे जो सजा मिले मुझे मंजूर होगी। साहिल ने मन ही मन अपने इरादे को पक्का करते हुए कहा। दूसरी तरफ अयास को भी कहाँ चैन था। वो भी अपनी आरजू के बिना तड़प रहा था। बेचैनी से इधर उधर चक्कर काटते हुए वो विराज जी से बोला, बस डैड, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर सिचुएशन के ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकता। अब मैं आरजू से मिलकर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। विराज जी, लेकिन इसका अंजाम सोचा है तूने? अयांश, क्या होगा डैड? फिर से मुझे मारेंगे? जान से मार देंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क बस इस बात का पड़ता है कि मेरी आरजू इतनी तकलीफ में है और मैं उसके साथ नहीं हूँ। ये कहते हुए उसने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन उसके कदम वहीं रुक गए। वो अपने सामने अपनी आरजू को देख रहा था। अयांश, आरजू एक दूसरे के सामने थे। एक दूसरे को नजर देख लेने का सुकून उनकी आंखों से आंसू बनकर बह गया और दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। एक दूसरे की बाहों में दोनों के तड़पते हुए दिलों को सुकून सा मिल गया था। अयाज की बाहों में खोई आरजू की नजर उसके हाथ की चोट पर गई तो उसने जल्दी से उससे अलग होकर घबराते हुए पूछा, तुम ठीक हो? बहुत दर्द हुआ होगा ना? और कहाँ लगी है तुम्हें?
उसको इस तरह घबराते हुए देखकर अयास ने प्यार से उसके हाथों को थामते हुए कहा, जब इतना प्यार करने वाला हमदर्द साथ हो तो दर्द भी अच्छा लगता है। फिर प्यार से उसके चेहरे को थामते हुए कहा, ये क्या हाल बनाया है अपना, ऐसे कोई करता है क्या? तुमने कभी सोचा है तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे कितना बुरा लगेगा? आरजू उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए, अब क्या होगा अयास, मुझे बहुत डर लग रहा है। अयास मुस्कुराते हुए, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। अयास ने उसके मूड को हल्का करने के लिए कहा। आरजू नाराजगी से, अयास उसकी नाराजगी देखते हुए उसके गाल को प्यार से छूते हुए, सॉरी, पर तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल देखना चाहता था। प्लीज इतना उदास मत रहो यार, एक छोटी सी स्माइल प्लीज। उसकी बात सुनकर आरजू के चेहरे पर नम आंखों के साथ मुस्कान आ गई, जिसे देखकर अयास ने कहा, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर प्रॉब्लम का हल होता है, बस कभी कभी हमें रास्ता ढूंढने में वक्त लग जाता है। हम तब तक कोशिश करेंगे जब तक हमें मंजिल नहीं मिल जाती। आरजू, लेकिन पापा कभी नहीं मानेंगे। अयांश, तुम इतनी जल्दी हार मान सकती हो पर मैं नहीं। ये तो कोशिशों की एक शुरुआत है। अभी से तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्योंकि वो पापा को जानती है और उनके उसूलों को भी। सही कह रही है वो, पापा नहीं मानेंगे। साहिल ने पीछे से आते हुए कहा। साहिल ही आरजू को अयांश से मिलाने के लिए लेकर आया था। अयांश, मेरी एक बात मानोगे? साहिल ने अयांश के पास जाकर पूछा। अयांश, बोलना साहिल। साहिल आरजू का हाथ अयाज के हाथ में देते हुए, मेरी बहन को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगी, यहाँ तुम्हारे प्यार को कोई समझ नहीं पाएगा। साहिल की बात सुनकर आरजू तो दंग ही रह गई। उसने कभी भी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। उसने जल्दी से इस बात को नकारते हुए कहा, साहिल, ये क्या कह रही हो तुम? साहिल, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, फिलहाल इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। क्या आपको लगता है पापा मान जाएंगे? नहीं दीदी, वो तो जल्द से जल्द आपकी शादी सार्थक से करवाना चाह रहे हैं। क्या आप अयाज के बिना रह पाओगी? इसलिए दीदी, अब सोचने का वक्त नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ और अयाज से शादी कर लो। शादी के बाद पापा को यह रिश्ता एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आई थिंक साहिल ठीक कह रहा है, विराज जी ने वहां आकर कहा। देखो आरजू बेटा, यही सही है, अगर तुम अयाज का साथ चाहती हो तो तुम्हें यह कदम उठाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है यही तुम दोनों के लिए ठीक रहेगा और तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो। अपना जीवन साथी चुनने का हक सभी को होना चाहिए। साहिल, दीदी ज्यादा मत सोचो, बड़ी मुश्किल से आज आप घर से बाहर निकल पाई हैं, फिर दोबारा शायद ये मौका ना मिले। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, पापा को तुम्हारे यहाँ आने की भनक लग जाए। दीदी, प्लीज अयाज के साथ यहाँ से चले जाओ। विराज जी और साहिल की बातें सुनकर उसके दिल और दिमाग में एक कसमकस सी छिड़ गई। एक तरफ उसकी फैमिली, उसका मान सम्मान, और दूसरी तरफ अयांश, जो उसकी मोहब्बत के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो अयांश को बहुत प्यार करती थी, पर अपनी फैमिली को इस तरह छोड़कर भाग जाना, इस बात ने उसके जहन को अंदर तक हिला दिया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या कहे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। जब उसका दिल किसी फैसले पर नहीं पहुंचा तो उसने फैसला अयाज पर छोड़ते हुए आंसू से भरी आंखों से अयाज को देखा, तो अयाज का दिल कचोट कर रह गया। आरजू के आंसू अयाज के दिल पर लग रहे थे। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अयाज ने प्यार से आरजू के आंसू पोंछते हुए उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए कहा। प्लीज डोंट क्राई, आरजू भर्राई आवाज में। अयाज, मैं कैसे? उसकी बात पूरी होने से पहले ही अयाज ने उसके होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, कुछ मत कहो, तुम्हें अपने दिल की बात कहने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी खामोशी को समझ सकता हूँ। तुम्हें मुझसे प्यार करने की इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। मुझे तुम्हारे चेहरे पर खुशी चाहिए, आधी अधूरी खुशी नहीं, बल्कि बेहिसाब खुशी। विराज जी और साहिल अयाज के इस फैसले से बहुत परेशान हो उठे। साहिल, मुझे लगता है तुम्हें अब आरजू को लेकर घर लौट जाना चाहिए, उसने साहिल की तरफ रुख करते हुए कहा। साहिल मायूसी से, अयाज, एक बार फिर सोच लो यार, कहीं सब कुछ गलत ना हो जाए। अयाज, कुछ गलत नहीं होगा,
वापिस घर लौटने की बात से आरजू का मन फिर से घबरा गया। से फिर से दूर जाने के ख्याल से उसका मन डर गया और वो अयांश के सीने में सिमट गई। उसका डर, उसकी घबराहट, उसकी पकड़ से साफ जाहिर हो रही थी। अयांश ने उसे प्यार से संभालते हुए कहा, मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। मैं वादा करता हूँ, मैं जल्द से जल्द तुमसे मिलने आऊँगा, पर एक वादा तुम्हें भी करना होगा। कैसा वादा? आरजू ने कुछ संभलते हुए कहा। अयांश, वादा करो कि तुम खुद को मेरी अमानत समझकर अपना ख्याल रखोगी, खुद को कोई तकलीफ नहीं दोगी। मैं दोबारा तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देखना चाहता। उसकी बात सुनकर आंसुओं के साथ साथ उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। अयांश ने आरजू को साहिल के साथ वापस घर भेज दिया। उसके चले जाने के बाद विराज जी ने डांटते हुए कहा, ये क्या किया तुमने अयांश? एक बार शादी हो जाती तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाता। अयांश, डैड, आप समझ नहीं रहे हो। अंकल आंटी को तकलीफ पहुंचाकर आरजू कभी खुश नहीं रह पाती। वो मेरी हो तो जाती, पर उसका मन पीछे छूट जाता। मैं चाहता हूँ वो मुझे पूरे दिल से अपनाए। और दूसरी बात डैड, उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट को मैं ठेस नहीं पहुंचा सकता। मैं उनकी नज़रों में और गिरना नहीं चाहता। विराज जी, ठीक है, तुम्हारी सारी बातें सही हैं, पर अब तुम करोगे क्या? अयांश, नहीं जानता डैड, पर एक उम्मीद जरूर है कि अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है ना, तो मुझे मेरी आरजू से कोई अलग नहीं कर पाएगा। विराज जी ने उसे हौसला देते हुए गले से लगा लिया। तभी वहां से एक साया सा गुजरा, जिसकी खबर वहां मौजूद किसी को भी नहीं हुई। रात घिर आई थी, पर अविनाश जी बेचैनी से अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काटते हुए अपनी ही सोचों में गुम थे। वो सख्त जरूर थे, पर अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहते थे। राधा जी भी इस वाकया के बाद खामोशी हो गई थी। वो लाचारगी से आरजू के दर्द को देखकर अनदेखा कर रही थी। राधा जी कमरे में आई तब तक अविनाश जी नींद न आने के कारण अपनी फाइलों को लेकर अपने काम में जुट चुके थे। राधा जी कमरे में आकर कुछ देर यूं ही खामोशी से बैठी रहीं। फिर अपनी हिम्मत बटोरते हुए अविनाश जी से कहा, मुझे आपसे बात करनी है। अविनाश जी पहले ही अपनी सोचों से परेशान थे, इसलिए उन्होंने राधा जी को टालते हुए कहा, अभी नहीं, अभी मैं जरूरी काम कर रहा हूँ। राधा जी, लेकिन मेरी बात उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आज ना कह पाई तो कभी नहीं कह पाऊंगी। राधा जी थोड़ी ऊंची आवाज में एक सांस में सब कुछ बोल गईं, जिसके कारण अविनाश जी हैरान रह गए। इतने सालों में ये पहली बार था जब राधा जी ने उनकी बात काटी और उनसे ऐसे बात की हो। अविनाश जी ने अपनी फाइलें बंद करते हुए निगाहें राधा जी पर टिका ली। राधा जी उनकी नज़र से सहम सी गईं। बोलो, क्या कहना चाहती हो? अविनाश जी ने राधा जी के सामने खड़े होते हुए कहा। राधा जी अपनी हिम्मत बटोरते हुए, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अविनाश जी, मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें इस घर में किस चीज़ की कमी है जो तुम्हें मांगने की जरूरत पड़ गई? राधा जी, मैं मानती हूँ कि आपने कभी कोई कमी नहीं होने दी, लेकिन फिर भी मुझे आपसे कुछ चाहिए। मैंने इस घर को 25 साल दिए हैं, आपकी हर एक बात को बिना किसी सवाल जवाब के माना है। कभी भी आपके किसी फैसले पर आवाज नहीं उठाई, चाहे वो मुझे लेकर था, चाहे इस घर को, चाहे हमारे बच्चों को लेकर। आपने जो कहा, हम सबके लिए वो पत्थर की लकीर बन गया। लेकिन आज मैं आपसे अपनी बेटी की खुशियां चाहती हूँ। मेरी बेटी इस शादी से खुश नहीं है। अगर उसकी शादी सार्थक से हुई तो वो खुश नहीं रह पाएगी। मैं अपनी बेटी को घुटन भरी जिंदगी नहीं देना चाहती। अयास बुरा लड़का नहीं है, हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। हमारी बेटी की खुशी के लिए मैं महेश भाई साहब सार्थक के पापा से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। मैं वादा करती हूँ कि इसके बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। बच्चों की जिंदगी के फैसले माँ बाप मिलकर लेते हैं। आज मुझे भी अपने बच्चों की जिंदगी का फैसला लेने का थोड़ा सा हक चाहिए। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को नहीं नकारेंगे। मैंने शादी के बाद पहली बार आपसे कुछ मांगा है, आप मुझे दोगे ना? राधा जी ने आंसू बहाते हुए बहुत ही उम्मीद के साथ अविनाश जी के आगे पहली बार अपनी बात रखी। अविनाश जी खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे। पहली बार उन्होंने राधा जी को अपने दिल की बात जाहिर करते हुए देखा था। वो आगे बढ़े और राधा जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, राधा,
रात बहुत हो गई, अब हमें सो जाना चाहिए। ये कहते हुए बिस्तर पर जाकर लेट गए। उनके इस तरह चले जाने से राधा जी की उम्मीद टूट सी गई और आंखें आंसुओं से फिर से भीग गईं। आज उन्हें अपनी बेबसी और लाचारी पर गुस्सा आ रहा था। वो बिस्तर पर लेट तो गईं, पर आज नींद उनकी आंखों में आना मुश्किल था। वो ना जाने कितनी देर आंसुओं से तकिए को भिगोती रहीं। दूसरी तरफ अयाज की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अयाज खिड़की से चांद को निहारता हुआ आरजू के बारे में सोच रहा था। आरजू की खुशी के लिए उसने विराट जी और साहिल की बात मानने से इनकार तो कर दिया था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसके पापा को यकीन दिला सके कि वो आरजू से कितना प्यार करता है। इन्हीं सोचों के चलते उसने जागते जागते ही पूरी रात गुजार दी। अगले दिन एक नई उम्मीद के साथ अयाज ने अपने कदम आरजू के घर की तरफ बढ़ा दिए। दरवाजा खुला ही था। अयाज अंदर आया तो सामने उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने अविनाश जी से मिलने के लिए अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाए तो उसकी नज़र किचन में खड़ी आरजू पर गई, जो इस वक्त अपने ही ख्यालों में गुम थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ होकर भी यहाँ नहीं थी। आज सार्थक के पापा का फोन आया था। बस इसी बात ने आरजू को पूरी तरह बेचैन कर दिया था। उनसे क्या बात हुई ये तो वो नहीं जानती थी, पर अयान से दूर जाने के ख्याल ने ही उसके दिल का सुकून छीन लिया था। आरजू बेध्यानी से खोलती हुई चाय के गर्म बर्तन को सीधा अपने हाथों से उठाने जा रही थी कि अयास ने हवा के झोंके की तरह आते हुए उसे रोकने के लिए अपने हाथों को उसके हाथों के आगे रख दिया और उसे पीछे धकेल दिया, जिससे वो गर्मा गर्म चाय अयास के हाथों पर जा गिरी। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि आरजू को समझने का मौका नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या है। समझ आते ही उसकी नज़र अयास के जले हाथों पर गई, जिसे देखकर वो बहुत घबरा गई और जल्दी से उसके हाथ पानी में डुबो दिए। लेकिन अब तक गर्म चाय अपना असर दिखा चुकी थी और उसके हाथ बुरी तरह से लालिमा पकड़ चुके थे। अयास के दर्द को महसूस करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो खुद को कोसते हुए कहने लगी, मैं हमेशा तुम्हारे दर्द की वजह बन जाती हूँ। अयास नाराजगी जताते हुए, आज कह दिया दोबारा मत कहना। तुम मेरे लिए क्या हो ये तो बता नहीं सकता, बस इतना जान लो कि तुम मेरे जीने की वजह हो और मेरे जीने की वजह मेरे दर्द की वजह कभी नहीं बन सकती। अयास को अपने दर्द से ज्यादा आरजू के आंसू दर्द पहुंचा रहे थे। दोनों एक दूसरे के लिए आंसू बहाते हुए एक दूसरे के गले लग गए, इस बात से अनजान कि किचन के बाहर अविनाश जी और विराट जी, जो अयास की फिक्र में वहां तक आए थे, उन्हें बाहर से देख रहे थे। वो दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खोए हुए थे। अविनाश जी ने यह सब देखकर अपने कदम वहां से वापसी की तरफ बढ़ा लिए तो विराट जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, क्यों, सच को अपनी आंखों से देखकर भी झुठला रहे हो? क्यों इनके आंसुओं को अनदेखा कर रहे हैं? इन्हें देखकर कोई भी ये कह सकता है कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। दोनों को अपनी नहीं, एक दूसरे के दर्द की परवाह है। तो आप अपनी जीत की वजह से इन प्यार करने वालों को अलग कर देना चाहते हैं? प्यार तो रब की नेमत होता है। इनके प्यार को स्वीकार कर लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर इन बच्चों की खुशियां मांगता हूँ। इनकी झोली में इनके हिस्से की खुशियां डाल दीजिए। यकीन मानिए, ऐसा करने से सबसे ज्यादा सुकून आपको मिलेगा। नहीं तो हमेशा मन में यही बात रह जाएगी कि आपकी बेटी की खुशियां आपके अपने हाथों में थी, फिर भी आपने उसे अपने उसूलों की बलि चढ़ा दिया। इतनी बातें सुनकर आज अविनाश जी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चल दिए। आज रविवार छुट्टी का दिन था, काम पर जाना नहीं था, इसलिए अविनाश जी बेफिक्र होकर आंगन में बैठे अखबार पढ़ने में मगन थे। पूरे घर में छुट्टी वाले दिन भी खामोशी छाई हुई थी। सभी चुपचाप अपने कामों में व्यस्त थे। अयाज फिर से उनके घर में दाखिल हुआ और अविनाश जी की तरफ बढ़ते हुए उनके पांव छू लिए। अविनाश जी ने उसे अपने सामने देखकर अखबार लपेटकर साइड पर रखकर खड़े होते हुए कहा, तुम चाहते क्या हो? क्यों बार बार मना करने पर भी किसी भी वक्त यहाँ आ जाते हो? अयांश, ये तो आप भी जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। अविनाश जी, और तुम्हें क्यों लगता है कि मेरे घर के दिन रात चक्कर लगाने से तुम मेरा फैसला बदल दोगे? अयांश, कोशिश तो कर सकता हूँ ना आपका मन बदलने की।
अंकल जी, आप जैसा चाहोगे मैं वैसा बनने के लिए तैयार हूँ। आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अंकल प्लीज मान जाइए। आरजू का साथ मेरी किस्मत में शामिल कर दीजिए। अयास ने इमोशनल होकर उन्हें रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ठीक है, अविनाश जी ने सादगी से कहा। उनकी बात सुनकर अयास को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने खुद को यकीन दिलाते हुए कंफर्म करते हुए दोबारा से पूछा। जी अंकल, क्या कहा आपने? अविनाश जी, मैंने कहा मुझे ये रिश्ता मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है। निशा जी को अपने घर आया देखकर क्यारा ने उन्हें रिस्पेक्ट से अंदर बिठाते हुए कहा। आंटी, आप यहाँ? न जाने क्यों उन्हें अकेले अचानक आया देखकर क्यारा का मन कुछ घबरा सा गया। निशा जी तुमसे मिलना चाहती थी, बस इसलिए आ गई। नहीं आना चाहिए था? क्यारा, नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आंटी आप चाय लेंगी या कॉफ़ी? निशा जी, कॉफ़ी चलेगी। क्यारा, जी आंटी मैं अभी लेकर आती हूँ। अब तक उर्मी जी भी वहां पहुंच चुकी थी। उनके इस तरह अचानक आने से वो भी परेशान हो गई थी, पर उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। क्यारा कॉफ़ी लेकर आई तो निशा जी ने कहा, वैसे मैं यहाँ एक ज़रूरी बात करने आई हूँ। उनकी बात ने क्यारा और उर्मी जी को आशंका में डाल दिया, जिसे निकलने के लिए उर्मी जी ने कहा, कहिए क्या बात करना चाहती हैं? निशा जी मुस्कुराते हुए, मैंने कार्तिक और क्यारा की शादी के मुहूर्त निकलवाए हैं। इनमें से 2-3 मुहूर्त तो मुझे अच्छे लगे हैं, बाकी तो बहुत दूर के हैं। मैं अब इनकी शादी का इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। आप देखकर बताइए, आपको कौन सा मुहूर्त सही लगता है? ये बात सुनकर क्यारा और उर्मी जी के चेहरे पर सुकून पसर गया। आपसी सहमति से दोनों ने अगले महीने के आखिरी दिनों की एक शुभ मुहूर्त को इनकी शादी करना तय कर लिया। इस बात से क्यारा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। फाइनली उसकी और कार्तिक की शादी का सपना साकार होने वाला था। यह एक छोटा सा तोहफा मेरी होने वाली बहू के लिए। निशा जी ने क्यारा के हाथों में खूबसूरत से कंगन पहनाते हुए कहा। क्यारा ने आगे बढ़कर उनके पांव छूते हुए कहा, थैंक यू सो मच आंटी, बहुत खूबसूरत है ये कंगन। निशा जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती हैं और फिर क्यारा से कहती हैं, बेटा इफ़ यू डोंट माइंड, तुम पुरानी बातों को भुलाकर मुझे आंटी की जगह मॉम कहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। क्यारा खुशी से, जी मॉम। उसके मुंह से मॉम सुनकर निशा जी ने प्यार से उसे गले लगा लिया। इसी बात पर मुंह मीठा हो जाए, उर्मी जी ने मिठाई लाते हुए कहा, सबसे पहले मुंह मीठा तो मेरी बहू का होना चाहिए। ये कहते हुए निशा जी क्यारा के मुंह की तरफ मिठाई बढ़ाई। उससे भी पहले आपके बेटे का मुंह मीठा होना चाहिए। आफ्टर ऑल मेरी भी शादी है। कार्तिक ने हवा के झोंके की तरह आकर जल्दी से निशा जी के हाथ से मिठाई खाते हुए कहा। कार्तिक की इस हरकत पर निशा जी ने प्यार से उसे चपत लगाते हुए क्यारा को मिठाई खिला दी। कार्तिक प्यार से उर्मी जी के गले लग गया। उर्मी जी ने स्नेह से उसका माथा चूम लिया। क्यों, तैयार हो ना अपने कार्तिक के साथ उम्र भर कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए? कार्तिक ने प्यार से क्यारा का हाथ थामते हुए कहा, तो क्यारा ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है अंकल। अयांश ने अपनी आंखों में विश्वास की चमक लाते हुए कहा। अविनाश जी, पहले सुन तो लो, शर्त क्या है? अयांश, आरजू का साथ पाने के लिए मुझे कोई भी शर्त मंजूर है। आप बताइए, जो आप कहेंगे वैसा ही होगा। अविनाश जी, तो ठीक है, तुम्हें वादा करना होगा कि मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कान हमेशा के लिए बरकरार रखोगे। तुम्हें उसे इतना प्यार देना होगा कि उसे कभी मायके की याद ना आए। उसकी खुशियों के साथ साथ उसके दर्द, उसकी तकलीफ में भी तुम हमेशा उसके साथ खड़े रहोगे। अविनाश जी ने बहुत सीरियस और इमोशनल होते हुए कहा। उनकी बात सुनकर अयाज का चेहरा खुशी से चमक गया। खुशी इतनी बेहिसाब थी कि उससे संभाली नहीं गई और आंसुओं के रूप में बहने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या कहे। बस उसने उस वक्त अपनी खुशी को जाहिर करते हुए अपनी बाहें अविनाश जी के इर्द गिर्द लपेट दी। आज अविनाश जी ने भी उसे प्यार से थाम लिया। खुशी से अयाज के मुंह से लफ्ज ही नहीं निकल पा रहे थे और लगातार बहते आंसू उसकी खुशी को जाहिर करने के लिए काफी थे। काफी देर तक वो यूं ही अविनाश जी से लिपटा रहा और कुछ देर बाद खुद को कंट्रोल करते हुए उसने कहा, थैंक यू अंकल। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे नायाब तोहफा दिया है।
आप यकीन रखिए, आपसे किया गया हर एक वादा मैं पूरे दिल से निभाऊंगा। आरजू पर कभी जरा भी आँच भी नहीं आएगी। ये कहते हुए अयान से एक बार फिर अविनाश जी के गले लग गया और अविनाश जी प्यार से उसे सहलाने लगे। आज उनके दिल को वाकई ही एक अलग सा सुकून महसूस हो रहा था। राधा जी जो अयान की आवाज़ पर किचन से बाहर निकल कर आई थीं, वो वहीं बुत बनी ये नज़ारा देखती रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई ये हकीकत है या उनका सपना। खुशी के मारे बह रहे आंसुओं ने उनके चेहरे को भिगो दिया था। जब उन्हें इस सच्चाई पर यकीन हुआ कि उनकी आंखें जो देख रही हैं वही सच है, तो उन्होंने अविनाश जी की तरफ कदम बढ़ा दिए। खुशी से उनके मुंह से लफ्ज ही नहीं निकल रहे थे। न्यास ने उन्हें देखकर खुशी खुशी उनके पांव छू लिए। राधा जी ने उसे प्यार से उठाते हुए उसके गाल पर स्नेह से हाथ रख दिया और अविनाश जी की तरफ रुख करते हुए पूछा, ये सब सच है? आप सचमुच इस रिश्ते के लिए राजी हैं? राधा जी अविश्वास से मुश्किल से बस इतना ही बोल पाई। अविनाश जी उनके कंधों को पकड़कर उन्हें यकीन दिलाते हुए बोले, हाँ, इस रिश्ते से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जाकर कह दो हमारी बेटी से कि वो अपनी जिंदगी खुलकर जीने के लिए आज़ाद है। उनकी बात सुनकर राधा जी की आंखों से एक बार फिर खुशी के आंसू बह उठे और वो जल्दी से कहने लगी, मैं अभी आरजू को बताती हूँ, देखना हमारी बेटी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। राधा जी आरजू की तरफ जाने लगी तो अयांश ने कहा, आंटी प्लीज 1 मिनट रुकिए। उसके ऐसा कहने पर अविनाश जी और राधा जी हैरानी से उसे देखने लगे। तो अयांश ने उनसे इल्तिजा करते हुए कहा, अंकल आंटी, अगर आपको ठीक लगे, अगर आपकी इजाज़त हो, तो यह बात आरजू को मैं बता दूं। अविनाश जी का गंभीर चेहरा देखकर एक बार तो अयांश घबरा गया, पर जब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ तुम ही बता दो, तो यह सुनते ही अयांश का चेहरा खुशी से खिल उठा। अयांश के जाने के बाद राधा जी अविनाश जी के सामने खामोश खड़ी अपने दोनों हाथों की उंगलियों को बार बार आपस में उलझा रही थी, जिसे देखकर अविनाश जी ने कहा, कोई बात है मन में तो कह सकती हो राधा। राधा जी, वो मुझे कहना था। थैंक यू जी। उनकी बात सुनकर अविनाश जी मुस्कुरा उठे और वहां से जाने लगे। तो राधा जी ने कहा, मुझे एक बात और कहनी थी। सॉरी जी, मैंने आपसे जिस लहजे में बात की, आपको इतनी बातें सुनाई, मुझे नहीं करना चाहिए था। अविनाश जी, कोई बात नहीं राधा जी, इसी बहाने मुझे ये तो पता चला कि मेरी राधा को गुस्सा जताना भी आता है। उनकी बात सुनकर राधा जी का चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो गया। अविनाश जी से ऐसी बात की उन्हें उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अविनाश जी फिर से वहां से जाने लगे तो राधा जी ने खुद को संयत करते हुए कहा, एक बात और पूछनी थी आपसे। अविनाश जी अब उनकी तरफ वापस मुड़ गए और कहने लगे, तुम्हें जो पूछना है ना राधा, आज तुम बेझिझक पूछ सकती हो। राधा जी, आप अचानक से इस रिश्ते के लिए राजी कैसे हो गए? अविनाश जी, मैं इस रिश्ते के लिए राजी हुआ हूँ क्योंकि कल कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। यह सुनकर राधा जी उनकी तरफ हैरानी से देखने लगी। तो वो बोले, कल हमारी बेटी आरजू के पास एक भरपूर मौका था इस कैद से निकलकर अपने प्यार को चुनने का, लेकिन पता है उसने क्या चुना? हमारा मान सम्मान, अपने बाप की इज्जत। और वो लड़का यहाँ जो कुछ ही दिनों से हमें जानता है, उसके पास भी एक मौका था कि वो आरजू को यहाँ से कहीं दूर ले जाता, और अगर वो आरजू को समझाता तो आरजू भी उसकी बात मान लेती। लेकिन उसने भी, जानती हो उसने क्या कहा? कि वो हमारी रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। वो चाहता तो आरजू को भगाकर ले जाता और हमारी इज्जत को तार तार कर सकता था। वो दोनों बालिग थे, चाहते तो शादी कर लेते। यह समाज, ये लोग, यहाँ तक कि मैं भी कुछ नहीं कर पाता, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब वो हमारी रिस्पेक्ट के लिए, हमारे मान सम्मान के लिए अपनी खुशियों से समझौता करके बड़प्पन दिखा सकते हैं, तो मैं भी एक बाप होने के हक से अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने उसूलों से समझौता कर ही सकता हूँ। अविनाश जी इन दोनों आरजू और अयाज की हरकतों पर कड़ी नजर रखे हुए थे, इसलिए साहिल का आरजू को अयाज के पास ले जाना उनकी नज़र से छिप नहीं सका और वो भी उनके पीछे पीछे चल दिए। लेकिन वहाँ उनकी बातें सुनकर उनका नज़रिया ही बदल गया और बाकी कसर
राधा जी की बातों ने पूरी कर दी थी। अविनाश जी ने राधा जी का हाथ थामते हुए कहा, और इससे भी ज्यादा एक खास वजह यह थी कि मेरी राधा ने पहली बार हक से मुझसे कुछ मांगा था, तो मैं इनकार कैसे कर सकता था। तुमने इन 25 सालों में हमारे घर को जिस तरह से संवार कर रखा है, वो मेरे लिए अनमोल तोहफे जैसा है। भले ही मेरी शक्ति ने मेरे प्यार को ढक दिया हो, पर सच तो यह है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं राधा जी। अविनाश जी ने पहली बार अपने दिल की भावनाएं जताते हुए कहा, जिससे सुनकर राधा जी ने इमोशनल होते हुए उनके सीने पर अपने सिर को रख दिया। अयास की दी हुई रिंग को देखते हुए आरजू को अयास का चोरी छिपे बार बार छत पर आकर उससे मिलना याद आ गया, जिससे उसके चेहरे पर हंसी बिखर गई, पर तुरंत ही हंसती आंखों से आंसू बहने लगे। तुम मेरा कहा नहीं मानती हो ना? मैंने तुमसे कहा था कि अपना ख्याल रखना। ऐसे रख रही हो अपना ख्याल? तुम्हें पता है तुम्हारे आंसू से मुझे तकलीफ होती है, फिर भी तुम आंसू बहा रही हो। अयास ने आरजू के सामने आते हुए कहा। अयास, तुम यहाँ? आरजू ने जल्दी से अपने आंसू पोंछकर हैरानी से कहा। अयास, मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम जब भी दिल से मुझे याद करोगी, तुम्हारा अयास तुम्हारे सामने होगा। मुझे याद कर रही थी ना? आरजू ने हाँ में सिर हिलाया और कहने लगी। अयास, तुम यहाँ कैसे आए? अयास प्लीज, पापा आज घर पर हैं। मैं नहीं चाहती कि फिर से कुछ ऐसा हो जिससे तुम हर्ट हो जाओ। अयास उसके नजदीक जाकर, इतना प्यार करती हो मुझसे? आरजू प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए, प्यार करती हूँ इसलिए कह रही हूँ। प्लीज चले जाओ, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख पाऊंगी। अयास उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं अंकल की परमिशन लेकर यहाँ आया हूँ। आरजू नाराजगी से उसे पीछे धकेलते हुए, अयास हर वक्त मजाक करना अच्छा नहीं होता। अयास उसे करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। अंकल ने खुद मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें यह बताने के लिए कि उन्हें हमारी शादी से कोई एतराज नहीं है, उन्हें हमारे प्यार से कोई एतराज नहीं है। आरजू को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने कहा, झूठ बोल रहे हो ना तुम? अयास प्यार से उसके गाल को छूते हुए, सच बोल रहा हूँ आरजू। आरजू झूठ? अयास उसकी आंखों में देखते हुए, बिल्कुल सच, तुम्हारी कसम। आरजू को इतना तो पता ही था कि चाहे जो हो जाए, अयास कभी उसकी झूठी कसम नहीं खा सकता। खुशी के मारे उसके आंसू बह उठे। पापा सचमुच मान गए? वो सच में चाहते हैं कि हम साथ हों? आरजू रोते हुए बेयकीनी से कहने लगी। अयास ने उसे दोनों बाहों से पकड़कर यकीन दिलाते हुए कहा, हाँ आरजू, हमारी सच्ची मोहब्बत को मंजिल मिल गई, किसी को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। यह सुनते ही आरजू खुशी से अयास के गले लग गई और अयास ने भी उसे प्यार से अपने आगोश में भर लिया। आंखों में भले ही दोनों के आंसू थे, पर दिल से तो दोनों एक सुकून सा महसूस कर रहे थे। कुछ लम्हों बाद अयास ने उसे खुद से अलग करके, उसके आंसू साफ करके, उसकी चिन को अपने हाथ से ऊपर उठाते हुए मुस्कुराकर कहा, तैनू लेके मैं जावांगा, दिल देके मैं जावांगा। उसकी बात सुनकर आरजू खुलकर मुस्कुरा उठी और फिर अयास का हाथ थामते हुए बोली, तेरे नाल मैं आवांगी, ससुराल में आवांगी। इस बात पर दोनों मुस्कुराते हुए फिर से एक दूसरे के गले लग गए। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।